हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर जो है सोशल साइंस का है, यानी सामाजिक विज्ञान का है, जिसमें आज हम करेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसका अर्थ यही हुआ कि जनता की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो है पब्लिक ओपिनियंस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो। सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें विस्तार पूर्वक जो है हर बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है, चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे लिए हमारा एक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो चुनाव जो है भारत में अक्सर होते रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है कंटिन्यू होती रहती है। आए दिन आपने देखा होगा कोई ना कोई क्षेत्र में चुनाव होता ही रहता है। अब चुनाव होता है तो चुनाव करवाने के लिए कुछ अधिकारियों की आवश्यकता भी होती है, और ये अधिकारियों का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये अधिकारियों का हर चीज़ को जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो है भारत में चुनाव प्रणाली, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो आगे हमारा टॉपिक आया है, भारत में चुनाव प्रणाली बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ चुनाव सफलतापूर्वक कराने के कारण भारत जो है प्रशंसा का पात्र रहा है, और भारत में चुनाव तो अक्सर होते ही रहती हैं। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे कराए जाते हैं? चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? चुनाव अधिसूचना नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक कार्य कौन करता है? विभिन्न पोलिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर कौन से कर्मचारी होते हैं? तो यहाँ पर जो है बहुत क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चनों का जो है यहाँ पर हम आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये सारे व्यक्ति कैसे चुने जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और कैसे जो है भारत में ये सफलतापूर्वक चुनाव कराने में सफल होती हैं। क्योंकि चुनाव करवाने का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे जो होता है किसी भी प्रतिनिधित्व का जो है जीवन भी लगी होती है, क्योंकि सब धन दौलत ये लोग जो होते हैं चुनाव में ही निछावर कर जाते हैं। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है कि लोग घर ज़मीन जायदाद बेच के जो है इलेक्शन लड़ते हैं। बेशक इलेक्शन कमीशन ने इनके लिमिटेड जो है पैसे निश्चित किए हैं, लेकिन जो लड़ता है उनको पता है कि इसमें जो है उनको घर भी बिक जाता है, ज़मीन जायदाद सब बिक जाती हैं। अगर मान लीजिए इन चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चुनाव जो है भारत में सही ढंग से कराने के लिए बहुत सारे ऑफिसर की जो है नियुक्ति की जाती है। तो इसी के जो है हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यहाँ पर सबसे पहली बात ये आता है कि भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग का मतलब है कि भारत में इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब महत्वपूर्णता है। भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य एक निष्पक्ष संवैधानिक सत्ता को दिया गया है, जिसे निर्वाचन चुनाव आयोग कहा गया है। यानी चुनाव आयोग को जो है सारे जो है जिम्मेवारी सौंपा गया है, और निर्वाचन आयोग एक कानूनी नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कानूनी संस्था नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है।
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई संस्था को कानूनी संस्था कहा जाता है, जबकि एक संवैधानिक संस्था को शक्ति स्वयं संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। हमारी संविधान चुनाव और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान समय में देखा जाए तो एक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यही 2-3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव आयोग में होता है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय यही है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहीं से सारा डिसीजन लिया जाता है और हर क्षेत्र के लिए चुनाव का प्रक्रिया सुलभ रूप से करवाने की कोशिश की जाती है। कहते हैं चुनाव का सारे भार इन्हीं संस्था के ऊपर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुख्यालय आपके समक्ष दिख रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से भी पहले के लिए होता है। यानी देखा जाए तो कार्यकाल 6 वर्ष की होती है और ये 65 वर्ष तक अपने कार्य कर सकती हैं। उनका पद और सेवा शर्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने उसके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति करने के लिए अपनाई जाती के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा, वैसे ही चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष है उसको हटाने का प्रावधान किया गया है। और देखा जाए तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है और 65 वर्ष तक होते हैं अपने कार्य में संलग्न हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है। तो इसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए और याद भी तो करना लाजमी ही बन जाता है। कहते हैं देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग का प्रथम कार्य है। चुनाव मशीनरी और निरीक्षण निर्देश और नियंत्रण करना, मतदाता सूची तैयार करना सब निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में पंजीकृत करना सब के सब कार्य हैं चुनाव निर्वाचन आयोग का ही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मियों के लिए दिशा निर्देश और आचार संहिता लागू करना, सारे का सारे जिम्मा होता है निर्वाचन चुनाव आयोग के पास ही होता है और ये सभी चीज़ों में बहुत ही सख्ती से अपना कार्य करता है। उसके पश्चात आता है राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम लोगों को प्राप्त चुनाव संबंधी शिकायतों का निवारण करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य में से एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। क्योंकि राजनीतिक दल हो, उम्मीदवारों हो, आम लोगों के जो भी समस्या आते हैं इनके पास हम शिकायत कर सकते हैं। बेसिकली आपको शिकायत करने के लिए आपके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन शिकायत यहीं पे होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये इन लोगों के पास जाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से हमारी बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि ये बड़े पद पे होते हैं। चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करना भी इन्हीं का कार्य होता है, यानी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है कि चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करना। चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देना चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष का ही कार्य होता है कि चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देते हैं। निर्वाचन आयोग अपना कार्य कुछ चुनाव कर्मियों की सहायता से संपन्न करते हैं। उस प्रक्रिया पर निम्न प्रकार से चर्चा की गई है। तो आगे हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग में कौन कौन और भी कर्मचारी हैं जिनके अंतर्गत चुनाव की जाती है। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, बहुत से लोग होते हैं चुनाव प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और देखा जाए तो भारत का मैक्सिमम धन चुनाव करवाने में ही लगाए जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा विडम्बना है। और आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी राष्ट्रपति ने भी ये बात नहीं सोचा कि चुनाव भारत के लिए कितनी भी मुसीबत का सबब बन सकता है। कहते हैं चुनाव आने से सांप्रदायिक दंगा फसाद होती है, चुनाव आने से होते हैं पैसे और धन की बहुत ही खर्च होता है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है भारत के लिए। मैं तो विश्वास है कि चुनाव में देखा जाए तो 5 वर्ष का सबसे अधिक धन खर्च होता है 5 वर्षों में।
चुनाव में देखा जाए तो सबसे अधिक धन खर्च होता है और भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था इसीलिए जो है मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव में जो है लोग और पार्टियां अरबों रुपया जो है पानी की तरह बहा देती हैं। और कितने लोग, तो आपको पता ही है कि नोटबंदी भी होती है, जब पैसे चेंज भी होते हैं तो बड़े ही अफसोस मनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनके जो पैसे रखे हुए होते हैं, जो इन्होंने काले धन के रूप में रखे होते हैं बड़े बड़े नेता लोग सब, तो वो पैसा जो है उनका ख़राब चला जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी की गई थी तो आम बंदों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन बड़े बड़े नेता सब जो थे संसद भवन के आगे जो है काली पट्टी बांध के खड़े हो गए। तो आखिर क्यों खड़े हुए? ये प्रश्न मैंने पिछले बार भी पूछा था और आज भी यही बात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात आता है चुनाव कर्मी। सबसे पहले हमारा है चुनाव कर्मी, जिनका जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चुनाव संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के कई कर्मचारी द्वारा सहयोग दिया जाता है। एक कर्मचारी नहीं होते, कई कर्मचारी होते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र में यानी सिर्फ 800 बंदे के लिए, 800 लोगों के लिए जो है कम से कम 8-9 व्यक्तियों की जो है रखे जाते हैं। तो समझिए एक क्षेत्र में लाखों व्यक्ति हैं तो कितने जो है पोलिंग बूथ बनाई जाएगी, कितने कर्मचारी जो होगा संलग्न रहेंगे। सोचने वाली बात है। निर्वाचन आयोग के अधीन जो राज्य स्तर चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकार द्वारा निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नौकरशाहियों में भी निर्वाचन आयोग राष्ट्र के जो है मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यानी जो देखा जाए तो वरिष्ठ जो नौकरशाही होते हैं, आईपीएस यूपीएस अफसर होते हैं, उनको भी जब चुनाव करवाए जाते हैं तो उनको भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, वो वरिष्ठ होते हैं और उनको भी इस कार्य में संलग्न किया जाता है। वह ज़्यादातर राज्यों में जो है पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं तथा उसे कुछ जो है सहायक स्टाफ प्रदान की जाती है, या इनको भी कुछ स्टाफ प्रदान किए जाते हैं जो चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्य संपन्न कराने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारी का भी उपयोग किया जाता है। जो राज्य के सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी चुनाव करवाने के समय उपयोग किया जाता है। यानी बहुत देखा जाए तो बहुत से लोग जो होते हैं चुनाव करवाने में संलग्न रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जिस क्षेत्र में जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सारे जो है स्कूल जो है कॉलेज जो है सब कुछ बंद कर दिया जाता है। रीजन्स यही होता है कि सारे कर्मचारी को जो है चुनाव में लगा दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी आदि ये सारे कर्मचारी अपने रोजाना के सरकारी उत्तरदायित्व को पूरा करने के अलावा चुनाव का कार्य भी संपन्न करते हैं। यानी जो वो अपने ऑफिस में काम तो करते ही करते हैं, प्लस इस काम के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति से कितने सारे काम करवाए जाते हैं, तभी तो भारत में बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है 50 तरह के कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है बिल्ला बैठा हुआ है। सबसे बड़ा बेरोजगारी के कारण भारत में यही है कि एक व्यक्ति के पास 5-5, 6-6 पद हैं, जो कि बहुत गलत है। आप देखिएगा कोई नेता लोग जो होते हैं वो फिल्म स्टार भी होते हैं, वहाँ पर फिल्म भी बना रहे होते हैं, यहाँ पर नेतागिरी भी कर रहे होते हैं। अब देखिए क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति कई होते हैं, कहीं आप देखिएगा तो कोई कंपनी के वो सीईओ होते हैं, कोई कुछ चीज़ के कुछ होते हैं। तो ये क्या है? तभी तो भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है कि सारे कुछ जो है एक व्यक्ति के आस पास सिमट के रह जाता है, दूसरे व्यक्ति को तो मौका भी नहीं मिलता। और आपको मैं बता दूं, जितने ये जो पद की भर्ती की जो उन्होंने निकालते हैं ना, जो आप देखते हो बनाते हैं कि भाई हम इतने पद निकाले हैं, आपको मैं बता दूं कि पहले उनके फिक्स होते हैं बंदे किनको रखना है, और एक पद के लिए हज़ारों बंदा जो है एप्लीकेशन भरता है। ठीक है, फिर भी बेरोजगारी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्या भारत का जो है बच्चे जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं? ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। तो आपको पता है जीवन की चक्र जो है चलता रहता है, एक रिटायर होता है तो एक जवान होता है, तो ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, कहते हैं अगर माता पिता जॉब में होते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनके बच्चे जो है जॉब के लिए आ जाते हैं। तो आखिर इतना होने के बाद भी जो है ऐसी प्रक्रिया क्यों है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है? कारण सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर एक पद के लिए 50 व्यक्ति जो है नामित किए गए हैं। यानी एक पद पे कई पद उनको मिला हुआ होता है। आप जाकर अगर राजनीतिक में भी देखिए, एक व्यक्ति होंगे, उनके 50 तरह के जो है उत्तराधिकारी दिया गया होगा, अधिकार दिया होगा। वो इसमें भी मंत्री होंगे, उसमें भी मंत्री होंगे, प्लस उसमें भी मंत्री होंगे। जब इतनी सारे मंत्री होंगे तो सोचिए कि बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कारण बनता है, इसमें सोचने वाली बात है। वो चुनाव आयोग के लगभग पूरे ही समय उपलब्ध रहते हैं। देखा जाए तो ये कर्मचारी जो होते हैं
जो रोजाना के सरकारी उत्तरदायित्व को पूरा करने के अलावा चुनाव कार्य भी संपन्न करते हैं। चुनाव के दौरान वे चुनाव आयोग के लगभग पूरे समय उपलब्ध रहते हैं, यानी उनको पूरा समय उपलब्ध होना सुनिश्चित किया गया है। इन सबके अलावा 3 प्रमुख चुनाव अधिकारी और भी होते हैं जिनकी भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण होती है। ये अधिकारी हैं रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और चुनाव अधिकारी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिटर्निंग अधिकारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे संबंधित राज्य सरकार के परामर्श पर चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है और यह वह अधिकार होता है जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के नामांकन पात्रों को प्राप्त कर उनकी जांच करता है और निर्वाचन आयोग के नाम पर चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। निर्वाचन क्षेत्र में अवैध चुनाव कराया जाता है और मतों की गिनती की सुनिश्चित भी करता है। चुनाव परिणाम की घोषणा भी किया जाता है। तो ये रिटर्निंग अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव आयोग के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पीठासीन अधिकारी। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र होते हैं और देखा जाए तो 800 से 1000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र होता है। आप समझिए 800 व्यक्ति से लेकर 1000 व्यक्तियों के लिए, मतदाताओं के लिए एक मतदाता केंद्र बनाया जाता है जिसका प्रबंध एक अधिकारी करता है और वह मतदान केंद्र पूरी प्रक्रिया पर निरीक्षण करती है 2 औरत भी हो सकती है और ये सुनिश्चित करती है या करता है कि प्रत्येक मतदाता को स्वच्छता से मतदान करने का अवसर मिले, यानी बहुत ही समझ और ईमानदारी से मिले। यानी सिर्फ देखिए एक क्षेत्र में सिर्फ 1000 व्यक्तियों के लिए एक मतदाता केंद्र होती है, तो मान लीजिए कुछ ही क्षेत्र में लाखों बंदे हैं तो कितने मतदाता केंद्र हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। प्रत्येक मतदाता का जो है यही होता है कि वो अच्छे से मतदान अपना कर सके, किसी तरह से प्रतिरूपण न हो सके, यानी उसके साथ कुछ भी जो है असुविधा न हो। मतदान समाप्त हो जाने के बाद वो सभी जो है मत पेटियों पर सील लगाकर उन्हें निर्वाचन अधिकारी को सौंप देती हैं, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी आगे जाके इसको जो है आगे गिनती में उपयोग करेंगे। उसका मतदान अधिकारी, देखिए प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को मदद करने के लिए 3 या 4 अधिकारी होते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी को मदद करने के लिए 3 या 4 अधिकारियों की नियुक्ति होती है जिन्हें मतदान अधिकारी कहते हैं। यह अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि मतदान केंद्र पर चुनाव सुचारू रूप से हो रहे हैं कि नहीं, और वे मतदाता सूची में मतदाता के नाम की जांच भी करते हैं और मतदाता की उंगली पर जो है अमीट स्याही लगाते हैं जो कभी मिटती नहीं है, यानी कुछ समय के बाद मिटेगी लेकिन इतना जल्दी मिटती नहीं है। मत पत्र जारी करते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता जो है गुप्त रूप से अपना जो है मत दे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत में चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली कई चरणों में होने वाली एक लंबी प्रक्रिया है और आपके लिए चुनाव प्रणाली के विभिन्न चरणों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत चुनाव प्रणाली किस प्रकार होती है। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन पहला कदम है जो आयोग द्वारा की जाती है, यानी चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मतदाता सूची की तैयारी और जो संशोधन दूसरा कदम होता है कि मतदाता सूची तैयार करना, उनमें संशोधित करना बहुत ज़रूरी होता है, जो समय समय पर निर्वाचन आयोग के देख रेख में होता है। अब देखिए इतने सारे कार्य हैं, कितना जो है धन खर्च हो सकता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा सुनिश्चित जारी करने के बाद देश में चुनाव कराने का दायित्व आयोग के ऊपर आ जाता है। राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल द्वारा जो है अधिसूचना जारी करने के बाद जो है चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग के हाथों में आ जाता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जिसमें नामांकन पत्र भरने की तारीख, उसकी जांच व वापस लेने की तारीख, चुनाव संचालन, मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा शामिल होता है। तो ये सारे को जो है पहले ही तय कर दी जाती है। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा ही करने का प्रावधान है। जो आप चुनाव चिन्ह देखते हो वो चुनाव आयोग ही जो है चिन्ह आवंटन करती है। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार का समय आयोग द्वारा ही दिया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि आवश्यकता हो तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग में पुण्य मतदान चुनाव आयोग के आदेश पर कराया जा सकता है, यानी कभी भी कुछ लगता है गड़बड़ तो उसका जो है पुण्य मतदान कराने का प्रावधान भी किया गया है। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामित प्रत्याशी के नामांकन वापस की अंतिम तिथि के बाद तथा मतदान से पहले मौत हो जाती है
तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामांकित प्रत्याशी की नामांकन वापस की अंतिम तिथि के बाद मतदान से पहले मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है और चुनाव रद्द करने के आदेश प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी प्रत्याशी का अनुचित रूप से नामांकन खारिज करना, चुनाव के दौरान अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग दिखाई देना और मतदाताओं के डराना धमकाना या सरकारी तंत्र का उपयोग जैसे चुनाव विवाद के जांच न्यायपालिका अथवा उच्च न्यायालय करता है, जिसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत ही खटक रही है कि नामांकन खारिज करना, चुनाव के दौरान अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग दिखाई देना। देखिए ये चुनाव आयोग भी साफ जानती है कि राजनीतिक में भ्रष्ट साधनों का उपयोग किए जाते हैं, डराए भी जाते हैं, धमकाए भी जाते हैं, लालच भी दी जाती है। कहते हैं लालच भी एक धमकाने जैसा ही होता है। कहते हैं सारे कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये साफ शब्दों में किया गया है कि अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग। क्या आपको लगता नहीं है कि किसी चीज़ को फ्री कर देना अनुचित कार्य है? क्योंकि ये उनका अपना प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये कहते हैं प्राकृतिक का प्रॉपर्टी होता है, ये पूरा जनता का प्रॉपर्टी होता है और प्रत्येक देश कहते हैं जिस देश में हम रहते हैं हर एक देश राज्य के नागरिकों का होता है, क्योंकि ये चीज़ें हर चीज़ मेहनत से आती है। अगर किसी क्षेत्र में कोई चीज़ को गंदगी फैला दे और वही दूसरे क्षेत्र में जाता है तो क्या सही रहेगा? तो मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव आयोग की इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी की फालतू की बातों का अनुसरण न किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता हो। क्योंकि कहते हम जानते हैं कि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसका कोई भी कदर नहीं करता है। और चुनाव कहते हैं मंत्री लोग तो इसका एक तकिया कलाम शब्द बना लिए हैं फ्री करने की, और इससे हमारा पर्यावरण नुकसान होता है, हमारे देश का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बिगड़ता है। और ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि यह अधिकार चुनाव आयोग को देना चाहिए कि चुनाव आयोग फ्री वाली चीज़ों को जो देश के हित में नहीं है उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के समय तो वही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार है उसी की चलती है, बाकी कहते हैं आम जनता सिर्फ बोलती रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मतदान के उपरांत। देखिए आपने गौर किया होगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव के दिन काफ़ी गतिविधियां होती है। ये तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी गतिविधियां होती रहती है। चुनाव के दिन मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर जाते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा में एक कतार में खड़े होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश के बाद मतदाता अपना पहचान पत्र पहले और दूसरे मतदान अधिकारी को दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ तथा महिला के मतदाता के दाहिने हाथ के तर्जनी पर टीम स्याही लगाता है। ऐसा बोगस मतदान या प्रतिरूपण रोकने के लिए किया जाता है। अब देखिए बोगस का मतलब होता है जो व्यर्थ के वोट करते हैं, और ये तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, लोग बोगस वोट करते हैं, ठीक है, होते किसी और क्षेत्र के और किसी और क्षेत्र में आके वोटिंग करते हैं। तो वही बात आ गया ना कि जैसा राज्य वैसा काम, तभी तो बनेंगे नेताजी महान। आपको पता होगा कि प्रतिरूपण एक अपराध है, यानी प्रतिरूपण एक अपराध है जो कानून द्वारा दंडनीय भी है। कहते हैं बहुत प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन नज़र नहीं आती है। अधिकारियों द्वारा मतदाता के पहचान हो जाने के बाद उसे एक मत पत्र दिया जाता है जिसमें चुनाव चिन्ह के साथ साथ सभी प्रत्याशी का नाम शामिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप में कि एक मतदान केंद्र में चुनाव का पत्र जैसे जैसे प्रक्रिया होती है वैसे वैसे आपको दिखाया गया है। आप देखिए लाइन लगी हुई है, पुलिस कर्मचारी भी ये खड़े हैं, और देखिए यहाँ पर स्याही भी लगाई जा रही है। उसके बाद व्यक्ति अपना मत डाल रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है समझने के लिए। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए 15 प्रत्याशियों ने अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, और सबके आगे बटन दिख रही है। तो वहाँ से एक दूसरा भी आपको दिख रहा होगा बॉक्स, वहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आपको जो लगता है, जिसको आपको जिताना है, जो आपके लिए अच्छा है, उस पर दबाइए और उस व्यक्ति को विजय बनाइए। बाद में वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो सच्चाई है।
उसके पश्चात है मतदाता चुनाव केंद्र एक बंद कक्ष में अपने पसंद के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर या उसके निकट रबर स्टंप लगाकर अपना मत देता या देती है। उसके बाद मतदाता जो है मत पत्र को मोड़कर पिटसान अधिकारी या प्रत्याशी के प्रतिनिधि के समक्ष रखी मत पेटी में डाल देते। ये पुराना तरीका था कि हम पहले जो है कागज़ को मोड़ के जो है पेटियों में डालते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज तो बटन की जैसे ईवीएम मशीन हमने देखा है, ईवीएम में कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद है उसको दबाइए और वोट जो है उस पर चला जाता है। इस कहते हैं ईवीएम मशीन पे भी बहुत विवाद चला था। कई नेता लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें जो है बहुत छेड़छाड़ की गई है और इससे जो है एक ही लोगों को जो है वोट मिलता है। कहते हैं ये आरोप प्रतिरोप चलता ही रहता है, हर चीज़ों पे उंगली लोग उठाते रहते हैं। रीज़न्स यही होता है कि ये लोग अपना जीत हासिल नहीं होता है तो किसी न किसी को दोष जो है मर देते हैं। तो कहते हैं ईवीएम मशीन पे भी बहुत तरह के जो है आलोचनाएं लगाई गई थी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा है तो मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी का संकेत करते हुए मशीन का उपयोग करता है। गोपनीयता रखी जाती है ताकि किसी को भी यह न पता चल सके कि मतदाता ने किसको पक्ष में मतदान किया। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे जो है सही रहता है, ठीक है ना, कि किसको हमने मत दिया है ये किसी को पता ना चलना चाहे। मतदान के बाद जो है मत पेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सील कर दिया जाता है और उसे गिनती केंद्र पर भेज दिया जाता है। मतों की गिनती की जाती है तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, यानी उसको विजय हासिल हो जाता है। जिस प्रत्याशी को चुनाव क्षेत्र में कुल मतों का 6वां भाग भी नहीं मिल पाता है वह अपनी जमानत राशि खो देता है, यानी उसको जो पैसा उसने जमा किया है वो भी पैसा वापस नहीं मिलता है। यदि किसी प्रत्याशी को यह संदेह हो कि किसी अन्य प्रत्याशी ने भ्रष्ट तरीके का उपयोग किया है तो वह उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भ्रष्ट तरीके का उपयोग हुआ है तो चुनाव रद्द भी किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। तो भारत में बहुत से प्रावधान हैं जो कहते हैं सत्य पर आधारित हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातों को जो विस्तार पूर्वक लिखी गई है। मैं कहता हूँ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर लें तो हमारा देश जो है महत्वपूर्ण बन जाएगा, पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए रूल रेगुलेशन को भी भली भांति फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। उसके पश्चात इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि मत पत्र कागज़ यानी एक टुकड़ा है जिस पर उसके चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी का नाम लिखा जाता है और इसका उपयोग मतदाता अपनी पसंद जाहिर करने के लिए करते हैं। उसके बाद गुप्त मतदान एक चुनावी तरीका है जिसके द्वारा चुनाव या जनमत संग्रह मतदाताओं की पसंद गोपनीय रखी जाती है और यह तरीका गोपनीयता का उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कई बार जो है ईवीएम मशीन के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सरल इलेक्ट्रॉनिक युक्त है जिसका उपयोग मतपत्र और मत पेटियों के स्थान पर किया जाता है, जिसका उपयोग पहले पारंपरिक चुनाव प्रणाली में किया जाता था। पहली बार इसका उपयोग सन 1982 में केरल के परूप विधानसभा के क्षेत्र में जो है उपचुनाव के सीमित मतदाता केंद्र में जो है 50 में हुआ था। भारत में 2004 के आम चुनाव के दौरान कुल जो है 10,75,000 जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव करवाया गया था। तो आप समझ सकते हो कि इतने वोटिंग मशीन हैं और इतने वोटिंग मशीन को मंगवाने के लिए कितने धनराशि खर्च हुए होंगे। और जनरल सी बात है, ये वोटिंग मशीन इंडिया का नहीं है, ये विदेशों से मंगवाई गई है और विदेशों में इतने वोटिंग मशीन का जो है ऑर्डर देना और भारत का जो है धनराशि का खर्च करना एक बहुत ही दुर्दायक परिस्थिति हो जाती है। तो दोस्तों एक बात तो साफ हो जाता है इस चैप्टर को समझने से कि भारत में चुनाव कंटिन्यू होती रहती है और इन चुनावों के कारण जो है लाखों करोड़ रुपया जो है नुकसान होता रहता है हर साल। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि इस पर विचार होना चाहिए कि भारत में इतने सारे इलेक्शन ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे जो है गरीबी कभी भी भारत में नहीं हट सकती है। क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं नेता लोग इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो चुनाव में लगाना चाहते हैं और आपको पता है कि एक सभा करने के लिए करोड़ों रुपया जो है खर्च की जाती है, क्योंकि सभा जो है इतनी आसानी से नहीं हो जाती है। ये आप भी जानते हो और सब लोग ये बात को भली भांति जानते हैं। और जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं उनका एक ही विचार होता है, करप्शन करके जो है ये धन अपने जेब में इकट्ठा करते हैं किसी भी रूप में
आपने देखा होगा कि ये लोग जो होते हैं अपने नाम से कभी पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं, अपने चौकीदार के नाम से, अपने माली के नाम से, अपने किसी भी सदस्य से, रिश्तेदारों के नाम से। तो ऐसे वो पैसे करोड़ रुपये जमा करके रखते हैं और बाद में इन्हीं पैसों को जो है इलेक्शन में यूज़ करते हैं। लेकिन देखा जाए चुनाव आयोग ने इनके पैसों पर लिमिटेशन लगा रखी है, लेकिन चुनाव आयोग को भी ये बात मालूम है कि इलेक्शन में अरबों रुपया खर्च होता है तो होता है, लेकिन फिर भी जो है इनके जो है कहते हैं सदस्यता जो है रद्द नहीं की जाती है। ऐसे प्रावधान किया गया है कि अगर आप अधिक धन खर्च कर रहे हो तो आपकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, लेकिन नहीं होता। ऐसा तो आपने देखा ही होगा कि धन अधिक से अधिक खर्च होते हैं और धन इकट्ठा करने के लिए लोग गलत तरीक़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो बड़े बड़े कंपनियों को बहुत तरह की सुविधाएँ दे देते हैं जो सुविधा उनको देना नहीं चाहिए, और ये तब इसलिए दे देते हैं कि भाई उनको पैसे की आवश्यकता होती है। और चुनाव में बड़े बड़े कंपनियाँ, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक जो चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को खुला पैसा देते हैं, जिसके कारण वो चुनाव लड़ पाते हैं। तो देखा जाए चुनाव सबसे बड़ा जो है भ्रष्टता का निशानी है। अगर ये भारत से कुछ कम हो जाए तो बहुत ज़रूरी रहेगा। भारत में एक चुनाव जो हो लिमिटेड हो जाए तो भी ज़रूरी है कि करप्शन जो है भारत से निपटाया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये बात समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने कुछ नहीं करना है, जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।